Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will solve some NCERT questions given at the end of the chapter. तो आज हम चैप्टर 1 पे फोकस करेंगे, ठीक है? So let's get started. But कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है? एंड आपको आज मैं यही चीजें सिखाऊंगी. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं. हमें पूछा जा रहा है कि साइकोलॉजिस्ट कैसे कैरेक्टराइज करते हैं इंटेलिजेंस को. तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम दिमाग में आएगा कि चलो डायरेक्ट बता देते हैं ये साइकोलॉजिस्ट है, बिने है, ये वेशलर है, चलो इनका लिख देते हैं. नहीं, हर आंसर का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो अब ध्यान दो मैं क्या बोलने वाली हूं. तो स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है हमारी एक इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है. अरे ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए. जैसा आपके क्वेश्चन की वेटेज होगी उसके अकॉर्डिंग आप 2, 3, 4 या 5 लाइन बताओगे कि ओके इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बताने वाले हैं अपने आंसर में, ठीक है? देन यू विल कम टू मेन बॉडी. अब ये मेन बॉडी क्या है कि अब हमसे जब पूछा गया है साइकोलॉजिस्ट, तो हम डायरेक्टली अब इन साइकोलॉजिस्ट्स की बात करेंगे, ठीक है? फिर हम एंड में एक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं. कंक्लूजन से क्या होता है, आंसर कंप्लीट लगता है, ठीक है? बट हमेशा वेटेज का ध्यान रखना है. हमेशा जब बड़े क्वेश्चंस होंगे ना, वहां पे ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा ही होगा. एंड अगर शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है. यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द मेन बॉडी. इस चीज का ध्यान रखना है. अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे देना है. तो सबसे पहले हमने थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया. तो हमने क्या बोला, साइकोलॉजिस्ट ऐसे व्यू करते हैं कि ये की एट्रीब्यूट है जो इंडिविजुअल्स को अडेप्ट करने में हेल्प करता है, सो दैट दे डू दिस डू दैट. ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया. अब इसके बाद हमने वेशलर की डेफिनेशन बताई. आपको अच्छे से पता है वेशलर कौन है, जिनके साइकोलॉजिकल टेस्ट सबसे ज्यादा यूज होते हैं. तो हमने बताया कि देखो ये वेशलर की डेफिनेशन है, वेशलर जी ये बोलते हैं. एंड हमने एकदम कंसाइज मैनर में बताया है. जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वेशलर की डेफिनेशन कॉपी करो. आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एंड जो वेशलर का कॉन्सेप्ट है आप अपने लैंग्वेज में पैराफ्रेज करो या एग्जैक्टली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अब हमने वेशलर बता दिया है, तो अब हम बिने भी बताएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस में 2 ही साइकोलॉजिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वेशलर और वो है बिने. फिर हमने बिने का बता दिया कि जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल. इसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन है कि इंटेलिजेंस में क्या क्या होता है. इंटेलिजेंस में मेंटल अलर्टनेस है और हमारे डेली स्किल्स, मतलब ऐसा एक ना कल्मिनेशन होना चाहिए कि हमारा जो मेन आंसर था एंड में इंटेलिजेंस होती क्या है, ठीक है? हमने पहले इंट्रोड्यूस करवाया, साइकोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, फिर ये हमारा एक कंक्लूजन हो गया, ठीक है? अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, to what extent is our intelligence result of nature and nurture, environment and heredity? nature and nurture मैं जब आपको पढ़ाती थी तब भी कहती थी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है. अब देखो इसे कैसे आंसर करेंगे. तो हम इसे आंसर करेंगे कि इंटेलिजेंस एक रिजल्ट है बोथ हेरिडिटी एंड नेचर. हमने ये पढ़ा है नेचर और नर्चर में. फिर हम पहले या तो नेचर डिस्क्राइब कर लेंगे या नर्चर, वो आप पे डिपेंड करता है. यहां पे हमने हेरिडिटी यानी नेचर को पहले डिफाइन किया. तो जब हम नेचर को डिफाइन कर रहे हैं, हम उसे कंसाइज रखेंगे और ऐसा भी नहीं है कि कोई पॉइंट लेफ्ट आउट करेंगे. तो देखो हमने ट्विन एंड अडॉप्शन स्टडीज बताया. बिल्कुल आपको हमेशा ट्विन एंड अडॉप्शन स्टडीज का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है? इसके बाद जब हम एनवायरमेंट पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो स्कूलिंग होती है अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास, हमने देखा बच्चों का क्या चेंज था रादर देन बायोलॉजिकल. तो हम ये सारी चीजें बताएंगे. एंड देन फाइनली हम एक कंक्लूजन देंगे. ये कंक्लूजन बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है? तो हमने कैसे कंक्लूड किया, इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर. ऐसा नहीं कि बस यहां पे लिख के छोड़ दिया. एक कंक्लूजन, एक एंडिंग होनी चाहिए हर आंसर की. अब आगे बढ़ते हैं. अब है हमारे पास एक्सप्लेन ब्रीफली द मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हावर्ड गार्डनर. गार्डनर ने 8 टाइप की इंटेलिजेंसेस दी थी हमें अच्छे से पता है. तो अगर ये बहुत ज्यादा वेटेज में क्वेश्चन है, तो हम एक इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं कि गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस ऐसे थी कि दे आर इंटरडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. ऐसा कुछ हम बता सकते हैं. बट अगर वेटेज ज्यादा नहीं है और क्योंकि अपने आप में इंटेलिजेंसेस 8 टाइप की डिस्क्राइब हम करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन इंप्रोवाइज कर सकते हैं. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए.
तो यहाँ पे हमने बता दिया कि गार्डनर ने प्रपोज किए हैं 8 टाइप्स एंड हमने एक एक करके वो 8 टाइप्स बता दी, जैसे लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, और जितनी सारी हमारे पास आ जाती है नेचुरलिस्टिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, जितनी भी हमने पढ़ी है उतनी, उसमें म्यूजिकल भी है, मतलब 8 की 8 हमने अच्छे से बता दी है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि ट्रायआर्किक थ्योरी हमें कैसे हेल्प करती है इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड करने में। हमने स्टर्नबर्ग के बारे में पढ़ा था, यहां पे याद आया? तो स्टर्नबर्ग ने बोला था कि इंटेलिजेंस 3 हायरार्किकल इंटेलिजेंस, तो स्टर्नबर्ग ने बोला था कि जो इंटेलिजेंस है वो 3 लेवल पे ऑपरेट करती है, राइट? तो अब देखो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। हमने पहले बोला कि इनकी ट्रायआर्किक थ्योरी में 3 टाइप की होती है। सबसे पहले हमने डिस्क्राइब कर दी कॉम्पोनेंशियल, जो एनालिटिकल भी होती है, फिर हमने क्रिएटिव को बता दिया, ठीक है, एंड देखो हमने कंसाइज रखा है। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल या स्ट्रीट स्मार्टनेस बता दी। फिर हमने अपने आंसर को देखो कैसे कंक्लूड किया है। हमने बोला है कि प्रोसेस करने में इंफॉर्मेशन क्रिएटिवली एंड प्रैक्टिकली भी हम डे टू डे लाइफ में कैसे अडेप्ट करें, ये थ्योरी हेल्प करती है, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। देन वी हैव any intellectual activity involves the independent functioning of 3 neurological systems, and यहां पे हमें पता है जब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बात हो रही है तो पास मॉडल आएगा, एंड इन्होंने डायरेक्टली बोला भी है कि पास मॉडल बताओ। कभी कभी एग्जाम में ये पास मॉडल नहीं पूछेगा, डायरेक्टली बस ये बोल देगा कि ये न्यूरोलॉजिकल ऐसे ऐसे है, तो क्या कौन सी इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो आपको पास डिस्क्राइब करनी है, इसका ध्यान रखो। अब देखो पास मॉडल में क्या आएगा। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे कि पास का मतलब क्या है, ये किसने दी है। तो पास हमें जेपी दास एंड अदर्स ने दी है। आप चाहो, एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम में आप जैक नागलियारी एंड किर्बी का नाम भी लिखो, क्योंकि इन तीनों ने दी है। तो सबसे पहले हमने पी डिस्क्राइब कर दिया, जो कि हमारी प्लानिंग होती है कि हमारे क्या गोल्स हैं, उनको हम कैसे प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देन वी हैव अटेंशन अराउजल, ठीक है, तो हमने डिस्क्राइब कर दिया कि ओके ऑप्टिमल लेवल ऑफ अटेंशन इतना होना चाहिए, ज्यादा होगा कम होगा तो इंटरफेयर करेगा। एंड देन फाइनली साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होती है, तो हमने बता दिया कि ऐसे चलता है। इसमें हम आरपीएम टेस्ट का भी एग्जाम्पल बताएंगे, साइमल्टेनियस में, ठीक है, एंड सक्सेसिव में सीरियल रिकॉल कैसे होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब है हमारे पास कि क्या कल्चरल डिफरेंसेस होती है कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस में। बिल्कुल, हमने इस चीज के बारे में पढ़ा है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, याद आया? तो वही बात हो रही है। अब देखो इसको आंसर कैसे किया है। सबसे पहले यस बोलेंगे कि बट ऑब्वियसली वी अग्री दैट देयर आर डिफरेंसेस विद रिगार्ड्स टू कल्चर इन द कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमने पहले वेस्टर्न कल्चर को डिफाइन किया कि जहां पे टेक्नोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, सेल्फ सेंटर्डनेस होती है, ठीक है। इसके बाद हमने नॉन वेस्टर्न यानी एशियन या इंडियन ट्रेडिशन को डिस्क्राइब किया। यहां पे आ जाता है कोहेसिवनेस, इंटीग्रिटी, कोई बाउंड्री या डाइकोटमी नहीं होती बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। एंड हम यहाँ पे बुद्धि की भी बात करते हैं। उसके बाद विगोत्स्की का पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है। तो विगोत्स्की ने क्या बोला है कि हायर मेंटल फंक्शंस आर कल्चर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर अच्छे से कंक्लूड भी हो रहा है। अब आगे देखो क्या है कि आईक्यू क्या है एंड आईक्यू स्कोर्स को कैसे क्लासिफाई हम कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, आईक्यू के बारे में हम बता देंगे और आईक्यू का फॉर्मूला क्या है। तो देखो आईक्यू का फुल फॉर्म, ठीक है, एंड ये ऐसे कैलकुलेट होता है। हमें पता है MA/CA × 100, जो कि होती है हमारी मेंटल एज, ठीक है, जो हमारी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होती है, एंड क्रोनोलॉजिकल एज जो हमें बर्थ पे असाइन होती है, ठीक है। अब हमने ये बोला एन IQ ऑफ अबव 100 इज एवरेज। ये चीजें मेंशन करेंगे हम तो हमारा आंसर ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि देखो 100 के अबव एवरेज होता है, कि क्योंकि हमेशा हम एक जनरल एक एवरेज पे फोकस करते हैं, तो ये बताना सही रहेगा। उसके बाद हम बताएंगे क्लासिफिकेशन। अब आपको पता है जो गिफ्टेड या बहुत सुपीरियर होते हैं वो 2.2% में होते हैं, एंड जो एकदम डम्प कैटेगरी में आते हैं, जिनका IQ बहुत लो होता है, वो भी 2.2% में आते हैं, ठीक है। फिर बीच में हमारे रह जाते हैं सुपीरियर, हाई एवरेज, एवरेज, लो एवरेज। तो ये स्कोर ना हमें याद होना चाहिए। भले ही आप ये परसेंटेज मत याद रखो, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या कैटेगरी है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट्स।
हमने देखा है कि इंटेलिजेंस को कॉन्सेप्चुलाइज समझने के लिए हम टेस्ट्स भी कंडक्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पहले वर्बल टेस्ट को डिफाइन कर लेंगे, फिर परफॉर्मेंस को। तो देखो हम आ गए वर्बल टेस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन है तो हम डायरेक्ट एक डिफरेंस बनाएंगे। आप ना अपने एग्जाम में एक टेबल भी बना सकते हो कि ये वर्बल है, ये परफॉर्मेंस है, तो आंसर अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो हमने बोल दिया लैंग्वेज बेस्ड है, रीडिंग राइटिंग चाहिए, एंड क्या चाहिए, लिटरेट लोग ही होने चाहिए। कोई अगर इलिटरेट होगा वो तो पढ़ नहीं सकता ना। फिर हमने बताया परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें वर्बल रिस्पॉन्सेज नहीं चाहिए, कुछ मूवमेंट चाहिए किसी ऑब्जेक्ट का, कुछ मोशन, ठीक है, जैसे ब्लॉक्स, पिक्चर्स, ठीक है। एंड ये इलिटरेट लोगों को भी हम दे सकते हैं। एंड मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कोर्स ब्लॉक डिजाइन भी अच्छे से समझाया था, तो वो हम उसका एग्जाम्पल भी देंगे। यहीं पे हमारा आंसर खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all persons do not have the same intellectual capacity. How do individuals vary in their intellectual capacity? Explain. यहाँ पे हमें सीधे पता है कि हमसे गिफ्टेडनेस और डिसेबिलिटी की बात हो रही है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत सुपीरियर, कुछ होते हैं एकदम प्रोफाउंड डम, ठीक है। अब आंसर देखो क्या बनेगा। हम बोलेंगे एक इंट्रोडक्शन से कि यस पीपल वेरी, अग्री तो हमें करना है ना पॉइंट से, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं जंप कर सकते आंसर पे, इंट्रोडक्शन नेसेसरी है। तो हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, देन हमने टू एक्सट्रीम्स की बात की, जो आते हैं हमारे सुपीरियर या कि गिफ्टेड, तो हमने बताया अबव 130, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि डिसेबल्ड कौन होते हैं, बिलो 70, ठीक है। फिर हमने फाइनल किया एक चीज कि वेरिएशंस क्यों है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बहुत कम इंटेलिजेंट है, वो इसलिए क्योंकि हेरिडिटी है, एनवायरमेंट है, जेनेटिक्स आ जाते हैं, एंड और क्या उसके सोशल एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव which of the two, IQ or EQ, do you think would be more related to success in life and why? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमेशा रियल लाइफ सक्सेस में हम EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन को ही प्रेफर करते हैं। प्रेफर क्यों करते हैं कि चलो आप कितनी इंटेलिजेंट हो, मगर रियलिटी में यू हैव टू डील विद पीपल एंड पीपल हैव इमोशंस, फीलिंग्स, एक थॉट प्रोसेस होता है। जितना आप खुद के फीलिंग्स के लिए अवेयर हो, आप सामने वाले को भी उतना ही समझोगे एंड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे डे टू डे लाइफ में। तो अब देखो आंसर क्या है, हम EQ को बोलेंगे कि मोर रिलेटेड होता है टू सक्सेस इन रियल लाइफ, ठीक है। देन हम ये बोलेंगे कि जिनका हाई IQ है वो भी स्ट्रगल करते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। फिर हम ये भी बता देंगे कि EQ में क्या क्या होता है। इसके बाद हम बता देंगे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके, ताकि हम उसको इंप्रूव कर सकें एंड पीपल लिव ए हैप्पी एंड होलिस्टिक लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज एप्टीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस? एंड एप्टीट्यूड मेजर कैसे होता है? एप्टीट्यूड होती है एक अंडरलाइंग पोटेंशियल या स्किल, है कि नहीं। तो हम देखो आंसर को कैसे बताएंगे, हम आ जाएंगे पहले एप्टीट्यूड पे, ठीक है। हमने एप्टीट्यूड को डिफाइन किया, उसके बाद हमने इंटरेस्ट को डिफाइन किया। इंटरेस्ट होता है हमारा एक प्रेफरेंस, एक लाइकिंग, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस हमें पता है एक कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटी या जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। अब देखो हमने इसको मेजर कैसे होता है वो बताया। मेजर होता है, इसके टेस्ट्स होते हैं। टेस्ट्स क्यों होते हैं? ताकि आप कोई भी चीज इवैल्यूएट कर पाओ। तो इसमें होते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज, एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज एंड आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरीज, ठीक है। यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि JM ओझा ने जो हमें दिया है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव हाउ इज क्रिएटिविटी रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है अमंग अदर कॉन्सेप्ट्स। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में एक रिलेशन होता है, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हमें पता है हम आंसर कैसे देंगे कि दे आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट, जैसा मैंने जस्ट अभी बताया। फिर हम आ जाएंगे कि IQ जो है ना वो क्रिएटिविटी की गारंटी नहीं है। सिमिलरली जो क्रिएटिविटी होती है वो हाई IQ की गारंटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम ये चीजें भी बता देंगे कि क्रिएटिविटी में एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए, ठीक है। उसके बियॉन्ड इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बहुत हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्रिएटिव नहीं होते नेसेसरीली। तो हमें अपने पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक क्लैरिटी हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को लेके, तभी हम अच्छे से स्ट्रक्चर्ड आंसर देंगे। एंड मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, स्ट्रक्चर्ड आंसर कौन सा होता है? वो जिसमें एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है एंड एक कंक्लूजन है। एंड मैं एक और चीज बता दूं, अपने आंसर में अगर हम ऐसे डबल हाईलाइट करते हैं कुछ चीजों को या सिंगल हाईलाइट करते हैं तो हमारा आंसर बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये चीजें अगर आप नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एक्सरसाइज। अब मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले क्लास में मिलती हूँ।